नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो कल हमने बिना किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से केवल पाँचांक से अगर किसी जातक की पूरी जन्म कुंडली बनाना है तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की थी जानने की। तो कल हमने मुख्यतः एक उदाहरण लेकर एक जातक के जन्म समय का उसकी नक्षत्र गणना की। उसके पश्चात उसकी जन्म समय की दशा और अंतर्दशा जानी और साथ ही फिर चंद्र स्फुट यानी चंद्र डिग्री निकालने की पूरी प्रक्रिया जानी। आज उसी क्रम में हम जानेंगे कि सूर्य स्पष्ट और इष्ट दंड निकाल कर उसके द्वारा लग्न का कैसे निर्धारण किया जाता है जातक का। तो सर्वप्रथम आपको हम इष्ट दंड के बारे में बता दें। इष्ट दंड जो होता है वो जातक के जन्म समय तक सूर्योदय के समय से कुल व्यतीत समय होता है। यानी कि जैसे जिस जातक की हमने कुंडली लिया है तो उसका जन्म सायं 5:17 पर है और उस दिन सूर्योदय जो है 5:15 सुबह को है। तो कुल जो समय व्यतीत होगा सूर्योदय से जातक का जब जन्म हो रहा है उस समय तक, तो 12 घंटा 2 मिनट का समय व्यतीत हो रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे दंड और कला में। तो 12 घंटा को जब दंड में बदलेंगे तो 2.5 से गुणा कर देंगे तो ये 30 दंड हो जाएगा। इसी तरह 2 मिनट को हम पल में बदलेंगे या कला में बदलेंगे। इसको कला भी कहते हैं या पल भी कहते हैं, दंड कला विकला या दंड पल विकला। तो इसको भी 2.5 से गुणा करेंगे तो 5 पल आ जाएगा, यानी 30 दंड 5 पल या 5 इसको कला भी कह सकते हैं। अब हम सूर्य स्पष्ट निकालेंगे। तो पाँचांक में देखेंगे कि जिस दिन जातक का जन्म है, जो तिथि पड़ रही है, तो क्योंकि जातक का जन्म त्रयोदशी के दिन है तो उस दिन सूर्य अस्पष्ट क्या है। सूर्य अस्पष्ट वस्तुतः जो है वो पाँचांक से ही आपको पता चलेगा। तो कल जो हम 100 वर्षों का पाँचांक देख रहे थे उसी में देखेंगे तो वहाँ एक नीचे आपको होरोस्कोप दिखेगा। ये देखिए, तो यहाँ पूरे पक्ष में जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष का ये पक्ष है इसमें 2 होरोस्कोप बने हैं। यानी इस 15 दिन के भीतर, यानी कि प्रतिपदा से लेकर जो पूर्णिमा या अमावस्या होगी तो उसमें 2 दिन का होरोस्कोप यानी ग्रहों का गोचर दिया रहता है और साथ ही उन ग्रहों का स्पष्ट भी दिया रहता है, यानी उनकी डिग्रीज भी दी रहती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 लिखा है, यानी तृतीया आषाढ़ शुक्ल पक्ष, ये तृतीया का सूर्य स्पष्ट यहाँ मिलेगा या सभी ग्रहों का स्पष्ट मिलेगा। लेकिन हम इधर देखेंगे तो ये 10वीं यानी 10 लिखा हुआ, यानी 10वीं का है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष ये 10वीं का, ये सभी ग्रहों का स्पष्ट है। तो हमको यहाँ से सूर्य स्पष्ट चाहिए। तो 10वीं के दिन जो सूर्य स्पष्ट है वो 3, 4, 11 और 17 लिखा हुआ है। तो ये सबसे ऊपर जो लिखा रहता है ये राशि होती है, यानी कि सूर्य उस समय किस राशि में, यानी 3 राशि पूरी होकर सूर्य चौथी राशि में भ्रमण कर रहा है, यानी कि कर्क में सूर्य है। 3 राशि पूरा कर चुका है, चौथे में कितना चल चुका है तो ये देखेंगे 4 डिग्री चल चुका है, 11 कला चल चुका है और 17 विकलाक चल चुका है। अब चूंकि ये 10वीं का दिया गया है, जबकि जातक का जन्म हम यहाँ देख रहे हैं 23 तारीख को त्रयोदशी तिथि को है। तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दें कि कहीं कहीं सूर्य स्पष्ट निकालने के लिए जातक का जो जन्म जिस दिन होता है हिंदी दिन के अनुसार, तो उस समय सूर्योदय के समय जो स्फुट होता है ग्रहों का वो लिया जाता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी किसी पुस्तक में जो ज्योतिष शास्त्र की हैं उसमें ऐसा दिया गया है कि एक्चुअल में जो तिथि प्रारंभ हो चुकी हो उसका स्फुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे इसी के सूर्य स्फुट जो दिया गया है, ये जो रा लिखा मतलब रवि यानी सूर्य, यहाँ नीचे 57 और 15 भी लिखा हुआ है, यानी एक एक तिथि में यह सूर्य जो है इतना और आगे बढ़ रहा है, इसका अर्थ यह होता है। तो 10वीं को ये है, तो इसी तरह हम आगे एकादशी, फिर द्वादशी और फिर त्रयोदशी को क्या सूर्य स्फुट होगा इसको निकालेंगे। तो हमने नोट कर लिया है 3, 4, 11, 17, यानी कि 3 राशि पूरी हो चुकी है, 4 डिग्री है, 11 कला है, 17 विकला है और साथ ही एक दिन में सूर्य कितना आगे बढ़ रहा है, 57 कला बढ़ रहा है, साथ ही 15 विकला बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, जहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 3, 4, 11 और 17 ये 10वीं तिथि को है। अब एकादशी को फिर 57 कला और 15 विकला और आगे सूर्य बढ़ेगा। फिर द्वादशी तिथि को
57 कला 15 विकला और आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह त्रयोदशी को 57 कला और 15 विकला और आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जब ये 3 बार इसको और जोड़ देंगे तो त्रयोदशी के तिथि के दिन सूर्य स्पष्ट हमारा निकल आएगा। अब इसको पूरा जोड़ के और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 3 7 3 2 आ जाता है। कैसे आ जाता है? 57 57 57 3 बार जोड़ेंगे 171 होगा, इसमें फिर 11 जोड़ देंगे, इसका जो कला है तो 182 होगा। अब चूँकि 60 कला से ऊपर जब होगा तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ जो है डिग्री आ जाएगी। तो 60 को 3 बार अगर गुणा करते हैं तो 180 हो जाता है। तो यानी 3 डिग्री इधर आ जाएगी, 180 इसमें से घट जाएगा, यहाँ शेष जो बच जाएगा 2 डिग्री बच जाएगा। अब इसी तरह इधर का विकला जोड़ेंगे तो टोटल 62 आ रहा है। इसमें से जो 60 विकला है वो 1 कला में कन्वर्ट होकर इधर आ जाएगा, तो इसका जो 2 बचा है और 1 बचा है 3 हो जाएगा। और साथ ही यहाँ जो 62 में से 60 निकल गया तो 2 बच गया। साथ ही यहाँ जो 4 डिग्री है, चूँकि यहाँ की 3 डिग्री कन्वर्ट होकर यहाँ आ गई तो ये 7 डिग्री हो गई। यानी त्रयोदशी के तिथि के दिन, जिस दिन जातक का जन्म है, उस दिन का जो सूर्य स्पष्ट होगा वो 3 राशि 7 डिग्री 3 कला और 2 विकला होगा। अब अगर द्वादशी तिथि को मानकर, यानी उस दिन सूर्य का जो उदय हो रहा है वो द्वादशी तिथि में हो रहा है, तो कहीं कहीं द्वादशी तिथि के अनुसार भी सूर्य स्पष्ट निकालेंगे दूसरे नियम के अनुसार, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो थोड़ा सा अंतर हो सकता है जो लग्न की डिग्री में। तो इसको पहले क्लियर कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य स्पष्ट हमारा निकल गया और इष्ट दंड निकल गया। अब हम देखेंगे लग्न सारणी चक्र। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी पुस्तकें हैं उसमें एक लग्न सारणी चक्र दिया रहता है। वहाँ त्रयोदशी का जो हमने सूर्य स्पष्ट का मान निकाला है उसके अनुसार एक वैल्यू निकालेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक बुक है ज्योतिष रत्नाकर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध किताब है देवकीनंदन सिंह की। तो इस किताब में मैं देखता हूँ ये लग्न सारणी चक्र है। इस लग्न सारणी चक्र में मैं इस मान को देखूंगा तो 3 7 3 और 2 अर्थात यहाँ देखिएगा एक कर्क जो है 3 है, कर्क के पास 3 लिखा हुआ है, चौथी राशि है, लेकिन यहाँ चूँकि 0 से स्टार्ट होता है। पहली राशि जो चलेगी 30 डिग्री जब तक इसमें चलेगी तब जाके वो 1 आपका होगा। तो इसी तरह इसका 3 जो है यहाँ हमने देखें 3 लिखा हुआ है, साथ ही इसकी जो 7 डिग्री थी तो 7 डिग्री के नीचे देखेंगे तो ये देखिए 7 ऊपर डिग्री दी हुई है, 0 से लेके 29 डिग्री तक दी हुई है, और इधर 0 से लेके 11 तक यानी पूरी 12 राशियाँ दी हुई हैं। तो 3 राशि के सामने 7 डिग्री के नीचे वैल्यू देखेंगे तो यहाँ 18 42 और 3 लिखा हुआ है। इसी वैल्यू को उठा के हम अपने नोट्स में लिखेंगे 18 42 और 03। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें जो है हमने जो इष्ट दंड निकाला हुआ है, इष्ट दंड हमारा जो निकला था 30 दंड और 5 कला निकला हुआ था, तो इसको 30 दंड 5 कला और चूंकि विकला है नहीं कुछ तो उसको 0 0 मान के इसमें जोड़ देंगे। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो ये 48 आपका दंड 47 कला और 3 विकला, ये हमारी जो है एक वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू के अनुसार हम फिर से लग्न सारणी चक्र में जाएंगे और वहाँ लग्न का निर्धारण करेंगे कि लग्न क्या निकल रही है। तो फिर से हम लग्न सारणी चक्र को देखते हैं। इसमें ये देखिए लग्न सारणी चक्र है। यहाँ जो सारणी संबद्ध दी गई है वो 1987 की दी गई है। उससे कई वर्ष पूर्व और आगामी कई वर्षों का जो लग्न है साधारणतः यही बनाया जाता है। तो इसमें हम वैल्यू देखेंगे 48 47 और 03 हमको कहाँ मिल रही है। तो हम आते हैं यहाँ सीरीज में, देखिए 47 की सीरीज चल रही है, 48 की चल रही है, तो हमको 48 और 47 देखना है। तो ये 48 44 है और 48 55 है, यानी कि 48 44 के सामने हम देखेंगे तो यहाँ 8 लिखा हुआ, साथ ही धनु है, यानी 8 राशियाँ पूरी होकर के जो लग्न है वो धनु लग्न में प्रवेश कर गई है लग्न जो है। और डिग्री देखेंगे तो ये जो 48 44 47 है 17 डिग्री के नीचे है, यानी कि 17 डिग्री पूरा हो गई है। 17 डिग्री यहाँ तक पूरा हो जाएगी, इसके बाद 17 डिग्री से ऊपर बढ़ेगी और कहाँ तक जाएगी ये 48 55 तक। तो हम सबसे पहले तो नोट कर लेंगे कि लग्न हमारी निर्धारित हो गई है, धनु लग्न है।
ठीक है। डिग्री हमारी 17 से 18 के बीच में है, क्योंकि 48-44 ये है और 48-55 ये है, और हमारी जो वैल्यू है 48-47 है। तो 17 हम लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद चूँकि 10 डिजिट तक होता है, जैसे 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से, तो उसमें कितना ये आपका कला कितना चेंज हो रहा है, 44 कला से 55 कला चेंज हो रही है। यानी कि 44 में से 55 घटाएंगे तो 11 है, यानी कि पॉइंट के बाद जो है 10 भाग में आपकी 11 कला चेंज हो रही है। यानी एक कला जब भी चेंज होगी तो उसके अनुसार पॉइंट का जो डिजिट होगा वो चेंज होता जाएगा। अब आपके पास जो वैल्यू है वो 47 है, 47 के हिसाब से आपको निकालना है, और यहाँ जो दी हुई है वो 44 है, तो 44 से 3 आगे बढ़ चुका है। और जबकि जो वैल्यू है पर अंश पे 1.1 आएगी, चूँकि 11 है और उसको 10 से भाग देंगे, तो ये 3 को जो है गुणा कर देंगे 1.1 से, तो 0.33 आ जाएगी। यानी कि 17 के बाद 0.33 आपकी डिग्री और बढ़ चुकी है। इसी तरह और माइन्यूट कैलकुलेशन करके और तीसरा डिजिट भी दशमलव के बाद ले सकते हैं। तो हमारी जो लग्न आ गई वो 17.33 डिग्री की धनु लग्न आ गई। अब जब हमको लग्न मिल गई तो लग्न के अनुसार हम लग्न चार्ट बना लेंगे, यानी उसका होरोस्कोप बना लेंगे। तो प्रथम भाव को 9 नंबर मान के हम इसका पूरा डिजिट यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमको करना है कि ग्रहों का निर्धारण करना है कि किस भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो फिर से हमको पाँचांक की आवश्यकता है, तो हम फिर से पाँचांक देखेंगे और एक एक ग्रह को देखते जाएंगे। अब आप देखिएगा, हमने जो 10वीं तिथि का देखा था ये उस दिन का ग्रह गोचर था, लेकिन हमको ग्रह गोचर चाहिए त्रयोदशी तिथि का या द्वादशी तिथि का। अगर सूर्योदय के बाद तिथि मानते हैं तो द्वादशी है, और जातक के जन्म समय की तिथि मानते हैं तो त्रयोदशी है। तो हम जो है अब यहाँ देखते हैं, देखिए सूर्य का है, मंगल का है, बुध का है, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का, ये रवि का फिर से यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ चंद्रमा का नहीं दिया हुआ। चंद्रमा का स्फुट हमने पहले निकाल लिया है कि उस राशि में चंद्रमा कितना चल चुका है उसके अनुसार, तो चंद्रमा की डिग्री हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ हम दूसरों का निकालेंगे, जैसे मंगल का निकालेंगे, तो मंगल की हम डिग्री यहाँ निकालेंगे, यानी उसका स्फुट जब निकालेंगे तो वहाँ ये देखेंगे 4 राशि और 9 डिग्री, 47 कला, 38वीं कला, ठीक है। 4 राशि यानी 4 राशि पूरी होकर 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि में मंगल भ्रमण कर रहे हैं। तो जातक का जो जन्म होगा त्रयोदशी के दिन होगा, तो यहाँ देखिए 38 जो 29 दिया हुआ है, अब इसको त्रयोदशी की तिथि तक पहुँचाना है, यानी कि 10वीं में इसको एक बार जोड़ेंगे तो फिर एकादशी, फिर एक बार और जोड़ेंगे तो द्वादशी, फिर एक बार और जोड़ेंगे तो त्रयोदशी तिथि का जो है मंगल का स्फुट निकलेगा, यानी उसका डिग्री निकलेगा। इसी तरह हमको सभी ग्रहों की डिग्री निकालना पड़ेगा। साथ ही यहाँ नीचे देखिए जहाँ बा लिखा हुआ है उसका मतलब वो ग्रह जो है बकरी है और बाकी शेष ग्रह मार्गी होंगे। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे कि किस राशि में कौन सा ग्रह है और उसको वहाँ पे नोट करेंगे जो हमारा होरोस्कोप बना हुआ है। यहाँ ग्रहों का चूँकि दिया हुआ, लेकिन ये 10वीं की तिथि का गोचर दिया हुआ है, तो कुछ ग्रह जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करें, आप सभी की डिग्री निकाल लें, यानी स्फुट निकाल लें कि वह किस राशि को कंप्लीट करके आगे कितनी डिग्री, कितनी कला, कितनी विकला का हो चुका है, तो उसके अनुसार ग्रहों का वहाँ पे निर्धारण करें। अब फिर हम आते हैं अपने पाँचांक पे। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है और सभी 9 ग्रहों की स्थितियां देख के जो है उन ग्रहों को कि किस राशि में वो भ्रमण कर रहे हैं और कितनी कितनी डिग्री पर भ्रमण कर रहे हैं उस डिग्री को भी निकाल लें। जैसे सूर्य की डिग्री हमने पहले निकाला था, ये 3 7 3 2 यानी 3 राशि पूरी होकर चौथी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो सूर्य यहाँ देखिए चौथी राशि में है मौजूद, और कितनी डिग्री के हैं, 7 डिग्री 3 कला 2 विकला के हैं। इसी तरह चंद्रमा की हमने डिग्री निकाली हुई थी। चंद्रमा कहाँ है, धनु राशि में है। कैसे हैं, चूँकि राशि धनु राशि है तो चंद्रमा धनु में ही होंगी, जाहिर सी बात है। इसी तरह बाकी ग्रहों का भी निकालने से मंगल का स्फुट 4 राशि के बाद 9 डिग्री है, तो 4 राशि मतलब 4 राशि पूर्ण करके 5वीं राशि यानी सिंह राशि में मंगल भ्रमण कर रहे हैं, और 9 डिग्री और कुछ कला विकला के होंगे। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो निकलेगा। अब इस तरह हमारा ये लग्न चार्ट यानी लग्न होरोस्कोप हमको मिल जाएगा। साथ ही सभी ग्रहों का यानी 9 ग्रहों का जो स्फुट है या डिग्री मिल जाएगी, और बकरी हैं कि मार्गी हैं ये भी मिल जाएगा।
अब इसी अनुसार हम आगे जो देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली जो हमको बनाना है, तो चंद्र कुंडली बनाने के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है, तो चंद्रमा चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं धनु राशि में है, तो इसके अनुसार जो है हम चंद्र कुंडली बना लेंगे। तो चंद्रमा जिस राशि में रहता है उसको लग्न मान के, अब चूंकि इस जातक की कुंडली में चंद्रमा जो है उसी राशि में है, लग्न और राशि दोनों सेम है, तो इसका जो चंद्र कुंडली होगी वह भी सेम होगी, यानी उसी तरह से होगी। तो इस तरह चंद्र डुगली कुंडली जो है चंद्रमा को लग्न में मानकर बना लेंगे। उपरोक्त जातक की लग्न और चंद्र कुंडली जो होगी वो एक समान ही होगी। तो इस तरह अब हमने जातक का जो लग्न होरोस्कोप बना लिया, चंद्र कुंडली का होरोस्कोप बना लिया, अब हमको नवमांश बनाना है। तो नवमांश कुंडली कैसे बनाएंगे पाचांग से, उसको देखते हैं। तो चूंकि लग्न हम देख रहे हैं धनु लग्न है और कितनी डिग्री की है, 17.33 डिग्री की लगभग है। अब इसको जो है नवमांश में कन्वर्ट करने के लिए, यानी नवमांश बनाने के लिए कि नवमांश में जो लग्न आएगी वह क्या आएगी, उसके लिए भी हम इसी का सहारा लेंगे, ज्योतिष रत्नाकर का। तो इसमें देखिए एक नवमांश चक्र दिया रहता है, जिसको वर्गोत्तम नवांश भी कहते हैं। तो इसमें चूंकि हम लग्न देखेंगे, तो लग्न क्या है, जातक की धनु लग्न है। तो धनु लग्न में डिग्री कितना है, 17.33 डिग्री है। तो ये धनु लग्न देखिए, यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी 8 राशि पूरी होकर के धनु लग्न प्रारंभ हो गई है, और धनु लग्न में 17.33 डिग्री है। तो यहाँ नवमान संख्या देखेंगे साइड में दिया रहता है, पहला दूसरा इस तरह करके 9 रहता है, यानी सभी जो डिग्री रहती है टोटल 30 डिग्री को 9 भागों में बांटा जाता है नवमांश के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे 17.33 डिग्री जो आ रही है, पाँचवा यहाँ वर्ग देखेंगे तो 16:40 तक है, और छठा जो है फिर 16:40 से 20 तक होगा, यानी 17.33 जो डिग्री है लग्न की वह छठे वर्ग में जाएगी। तो छठे वर्ग में हम धनु लग्न के नीचे देखेंगे तो यहाँ 6 नंबर हमको मिल रहा है, यानी कि कन्या लग्न मिल रही है। तो जो नवमांश का लग्न बनेगा वो कन्या से बनेगा, यानी कि वो 6 नंबर होगा। अब इसके अनुसार हम चार्ट बना लेंगे, यानी यहाँ 6 नंबर बना के 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमने यहाँ सभी ग्रहों का स्पष्ट निकाल लिया है, सूर्य का, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, सबका एक जगह लिख लीजिए। वक्री मार्गी कौन है ये भी लिख लीजिए। अब इन ग्रहों को नवमांश में इनकी स्थिति कहाँ कहाँ होगी ये देखना है। तो इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आसान है कि सारणी से डायरेक्ट हम देख लें, उसको पहले देखते हैं। तो हम जैसे सूर्य की स्थिति हमको देखना है, तो सूर्य की जो स्थिति है 3 राशि 6 डिग्री 10 कला और 49 विकला है। तो 3 राशि पूरा करके सूर्य जो है चौथी राशि में भ्रमण कर रहा है। अब हम इसी नवमांश चक्र को देखेंगे जो ज्योतिष रत्नाकर का है, ये किसी भी अच्छी पुस्तक में आपको मिल जाएगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती हैं। तो यहाँ 3 हमने देखा है, 3 नंबर है, और 3 नंबर में कितना आगे है, 6, 6 जो है डिग्री है। तो 6 डिग्री कहाँ होगी, ये 3:20 तक पहले वर्ग में है और 6:40 तक दूसरे वर्ग में है। तो यहाँ ये क्लियर कर लेंगे कितना है, कला का भी ध्यान रखेंगे। तो 6 डिग्री और 10 कला तक, और यहाँ कितना है 6 डिग्री और 40 कला तक के लिए दूसरा वर्ग है। तो 3 के नीचे देखेंगे तो यहाँ 5 नंबर मिलेगा, यानी सिंह राशि मिलेगी, यानी सूर्य जो है वो सिंह राशि में विराजमान है। तो नवमांश में हम सूर्य की स्थिति लिख लेंगे, तो सूर्य यहाँ 5 नंबर में आ जाएंगे, यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा का देखेंगे, तो चंद्रमा चूँकि 8 नंबर देख रहे हैं आप, जो है वृश्चिक को कंप्लीट करके आगे धनु में चल रहे हैं, वहाँ कितना चल रहे हैं 0 डिग्री और 9 कला पे चल रहे हैं, यानी पहले ही वर्ग में हम मिल जाएंगे। तो ये आप देखेंगे 8 और यहाँ पहला वर्ग 8 के नीचे तो 1 नंबर मिलेगा। तो यानी जहाँ मेष की राशि होगी, यानी 1 नंबर लिखा होगा, वहाँ चंद्रमा की स्थिति हो जाएगी। तो ये चंद्रमा की स्थिति। इसी तरह बाकी 9 ग्रहों की स्थितियाँ हम देखेंगे और उन ग्रहों को भी नवमांश कुंडली में जगह जगह सेट कर देंगे। तो इसी तरह सारे 9 ग्रहों की स्थितियाँ निकल जाएंगी। तो ये आपकी नवमांश कुंडली तैयार हो जाएगी।
नवमांस कुंडली को और थोड़ा सा समझने के लिए एक दूसरी विधि भी है। जैसे कि हम लग्न देख रहे हैं, धनु लग्न है, तो धनु लग्न का अर्थ ये हुआ कि लग्न जो है 8 राशियों को पार कर चुकी है और 9वीं राशि में भ्रमण कर रही है। तो 8 राशि यहाँ लिख देंगे नंबर 1, और प्लस करके 9वीं राशि में कितना डिग्री चली है, 17.33 डिग्री आगे चली है। चूँकि 8 राशियों को 9 से भाग इसलिए देंगे कि 9 मांस के हिसाब से वर्ग निकालते हैं, तो ये 72 यहाँ हमको एक मिल जाएगा डिजिट, तो 8 9 72। अब 17.33 जो है वो छठें आपको वर्ग में मिलेगा। यहाँ देखेंगे 17.33 जो कि 5वें वर्ग में 1640 तक है और छठे में 20 तक आगे, तो ये 17.33 जो है ये छठा वर्ग मिलेगा। तो 6, इसको छठा नवांश कहेंगे। तो ये 72 में 6 और जोड़ देंगे तो ये टोटल 78 आ जाएगा। अब इस 78 को जो चूँकि टोटल राशियाँ 12 होती हैं तो 12 से भाग देंगे, तो जो शेष आएगा, गुणनफल जो आएगा उसको नहीं बल्कि जो शेष आएगा, तो 12 छक 72 और शेष बचेगा बाकी 6, तो वो 6 जो होगी वही लग्न राशि होगी, यानी वही लग्न होगा नवमांस के लिए। तो शेष जो बचे वही नवांश होगा, यानी 6 शेष बच रहा है, यानी कि जातक का जो नवांश होगा वो कन्या राशि होगा। तो इस प्रकार भी इसको निकालते हैं और डायरेक्ट सारणी से भी देखकर निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पहले वीडियो और दूसरे वीडियो दोनों में मिलाकर आप किसी भी जातक का अगर आपको जन्म तिथि, समय और स्थान ज्ञात है तो उसकी सारी कुंडली बनाने की जो प्रक्रिया है, साथ ही आप उसका नक्षत्र चरण क्या है, दशा अंतरदशाएँ क्या है पूरी लाइफ टाइम की, और इसके पश्चात चंद्र स्फुट क्या है, चंद्रमा की डिग्री क्या है, उसकी राशि क्या है, लग्न होरोस्कोप क्या है, चंद्र होरोस्कोप क्या है, नवमांस होरोस्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं और बहुत आसानी से आपको इसमें समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेंजर में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने का प्रयास अवश्य करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।